नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं शिक्षार्थ। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिनमें आज दूसरी क्लास है और आज का जो विषय है वो है समास। तो चलिए देखते हैं समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बस इतना सा है, बहुत सरल। एक बार फिर से देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बस दो कंडीशन है कि जो शब्द बने वो नवीन हो और सार्थक हो। दोस्तों, हमने समझ में पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यहाँ पे दो शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं। तो अंतर स्पष्ट हो जाए आपको संधि और समास का। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राजा का पुत्र। दो शब्द हैं, राजा का पुत्र। इनको समास से जोड़ने पर एक शब्द बनता है राजपुत्र। तो राजपुत्र समास है और राजा का पुत्र समास विग्रह है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समास में कितने पद होते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समास के कितने पद होते हैं। समास के कुल दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे ये जो उदाहरण है राजपुत्र, इसमें राज जो शब्द है वो पूर्व पद है एवं पुत्र जो है वो उत्तर पद है। अब चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें तत्पुरुष समास में दो समास, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास भी हैं, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास में और भी समास पाए जाते हैं, लेकिन कर्मधारय एवं द्विगु ऐसे समास हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम इनको भी देखते हुए चलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि समास के भेद जो चार हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इन्हें पहचाना कैसे जा सकता है और पदों के साथ इनका क्या संबंध होता है। चलिए देखते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद को हटाने से अर्थ में बड़ा परिवर्तन होता है। हमने पहले ही पढ़ा कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद होगा। जैसे कि राजपुत्र में राज जो शब्द है वो पूर्व पद है और पुत्र जो शब्द है वो उत्तर पद है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद को हटाने से अर्थ में बड़ा परिवर्तन होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है और उसको हटाने से अर्थ पे बड़ा परिवर्तन पड़ता है। दोस्तों, अब देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, जहां पे किसी की विशेषता बताई जा रही हो और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो भी हो, मतलब जहां पे विशेषण एवं विशेष्य दोनों पाए जाते हो। देखिए क्या कह रहा है। तत्पुरुष समास में मैंने समझने के लिए आसान बनाया है कि क्वालिटी प्लस नाउन होता है या नंबर प्लस नाउन होता है, और इसे हिंदी में कहें तो विशेषण प्लस विशेष्य होता है। जहां पे विशेषण और विशेष्य दोनों पाए जाते हैं वहां पे तत्पुरुष समास होता है। जहां पे किसी की विशेषता बताई जा रही हो, जहां पे संख्याओं के बारे में बताया जा रहा हो, जहां से समूह का ज्ञान हो रहा हो या किसी के गुणों का ज्ञान हो रहा हो, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जहां पे समास में द्वंद्व की स्थिति हो, स्पष्टता ना हो, जहां पे क्लियरिटी ना हो, वहां पे द्वंद्व समास होता है। इनका विग्रह करने पर अथवा और या शब्द आते हैं, अथवा और या शब्द आते हैं। जैसे रोटी और दाल और रोटी, जैसे दाल और रोटी। इसमें अगर दाल हटा दें तो भी रोटी प्रधान शब्द है और रोटी हटा दें तो भी दाल प्रधान शब्द है। बहुब्रीहि समास, जहां पे तीसरा ही अर्थ निकले, पहला पद और दूसरा पद में कोई प्रधान ना हो और तीसरा ही अर्थ निकले, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। यह समास किसी और का वर्णन कर रहा होता है या किसी की ओर संकेत कर रहा होता है। जैसे चक्रपाण, जिसने चक्र धारण किया है तो कौन है वो? विष्णु। लेकिन न पहले पद में विष्णु है, न दूसरे पद में विष्णु है, तीसरे पद में विष्णु है, जो कि अदृश्य है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अब इस प्रकार समास के चार भेद हैं। पहला अव्ययी समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, उसको हटाने पे अर्थ में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। दूसरा तत्पुरुष समास, जहां पे किसी की विशेषता बताई जा रही हो, या तो वहां पे संख्यावाचक होंगे या तो वहां पे किसी की विशेषता, क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा होगा। तीसरा द्वंद्व समास, जहां पे स्थिति स्पष्ट ना हो, जहां पे दोनों शब्दों प्रधान समझ में आ रहे हो, पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, जैसे दाल रोटी, जैसे दिन रात,
जैसे सुबह शाम, वहां पे द्वंद्व समास है। चौथा दोस्तों बहुब्रीहि समास, जहां पर किसी और ही पद की तरफ किसी और की विशेषताएं बताई जा रही हो या किसी और के बारे में बताया जा रहा हो, जहां बहुब्रीहि समास, जहां पर किसी और की ओर संकेत किया जा रहा हो, जहां समास से एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा हो, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो समास के 4 भेद हैं वो पदों की प्रधानता से कैसे पहचाने जा सकते हैं। अव्ययी भाव समास, हमने पढ़ा कि पूर्व पद को हटाने पे बड़ा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे पूर्व पद प्रधान है और उत्तर पद गौण है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो शब्द है वो प्रधान है, दिन जो शब्द है वो गौण है। प्रति को हटा देने पे सिर्फ दिन बचेगा, लेकिन प्रति लगने से दिन की बारंबारता बढ़ जा रही है, रोज की बात हो जा रही है, मतलब अर्थ में बड़ा अंतर आ रहा है। एक शब्द है आजन्म, आजन्म में आ जो है वो प्रधान पद है, अगर आ हटा दें तो जन्म का मतलब जन्म, लेकिन आजन्म का मतलब चिरकाल तक, जीवन से मृत्यु तक। आगे देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में जहां विशेषता बताई जा रही हो और विशेष भी हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो भी है। प्रधानता के आधार पर देखते हैं दोस्तों, तो इसमें पहला पद गौड़ होता है क्योंकि वो विशेषता बताने वाला शब्द होता है। दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो उत्तर पद में होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे परमानंद, तो यहाँ पे परम जो शब्द है वो एक विशेषता है और आनंद जो है वो विशेष्य है। आनंद की गुणवत्ता बताई जा रही है कि आनंद परम स्तर का है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। दूसरा देखते हैं पंचवटी, पंच जो शब्द है वो संख्या या समूह बता रहा है, वटी मतलब बगीचा या बागान, तो 5 बगीचों का समूह पंचवटी, तो बगीचों की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। चौराहा, चार जो है संख्या को बता रहा है और रास्ते कितने हैं 4, तो रास्तों की विशेषता बताई जा रही है कि यहाँ से 4 रास्ते हैं, तो रास्ता प्रधान शब्द है और 4 जो है गौड़ शब्द है। तो इस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं जहां तत्पुरुष समास होगा वहां पे जो पूर्व पद है वो गौड़ होगा और जो बाद वाला पद है या उत्तर पद है वो प्रधान होगा। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें विशेषता बताई जा रही होगी, संख्या बताई जा रही होगी, समूह का ज्ञान हो रहा होगा। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दोस्तों कर्मधारय समास पहचानना नाम से ही आसान है, नाम से ही काम है और काम से ही नाम है। तो कर्मधारय जो कर्मों को धारण करता हो, जो अपनी गुणवत्ताओं को धारण करता हो, वो कर्मधारय है। जहां पर भी किसी की विशेषता बताई जाएगी वो कर्मधारय है। जैसे यहाँ पे आनंद की विशेषता बताई जा रही है कि आनंद परम स्तर का है, तो यहाँ पे कर्मधारय है। ठीक है, चलते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु तत्पुरुष समास दोस्तों ये एक ऐसा समास है जिससे संख्याओं का या समूह का बोध होता है, पहचानना बहुत आसान है। द्वंद्व एवं द्विगु में लोग कंफ्यूज होते हैं। द्वंद्व में द्वंद्व की स्थिति होती है, द्विगु में गिनती की स्थिति होती है, गणना की स्थिति होती है, समूह की स्थिति होती है। तो द्विगु समास में जहां पे समूह का बोध होता हो, जहां संख्या बताई जाती हो, वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी 5 बगीचों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समूह, इस हिसाब से द्विगु समास को भी पहचाना जा सकता है। आगे चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास हमने पहले ही बताया, यहाँ पे द्वंद्व की स्थिति होती है, अस्पष्टता होती है, दोनों पद एक बराबर वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या स्थिति है, तो यहाँ पे पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, इसीलिए द्वंद्व की स्थिति होती है। किसी को भी हटाएंगे तो अर्थ पे असर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे द्वंद्व है, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों प्रधान है। और पहला हमने देखा कि इसको विग्रह करने पे और अथवा या शब्द आते हैं। अब चलते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल या रोटी, दाल अथवा रोटी। दिन रात, दिन और रात, दिन या रात, दिन अथवा रात। दोस्तों चलते हैं अगले समास की तरफ जो कि है बहुब्रीहि समास। हमने पहले ही देखा कि इससे एक तीसरा अर्थ निकलता है। अब देखते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पे क्या है। इसमें जो पहला पद है पूर्व पद है वो गौड़ है, जो दूसरा पद है वो गौड़ है, क्योंकि दोनों ही पदों से कोई अर्थ नहीं निकलता, एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, इसलिए दोनों गौड़ है। चलते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब जिसने चक्र धारण किया है, तो ना चक्र यहाँ पे
अर्थ प्रधान है, न पाणी अर्थ प्रधान है, बल्कि भगवान विष्णु का अर्थ आ रहा है, तो दोनों गौड़ है और यहाँ पे बहुप्रिय समास है। तो तीसरा अर्थ निकले तो बहुप्रिय समास है। चलते हैं चंद्रमौली की तरफ। चंद्रमौली में ना ही चंद्र प्रधान है, ना ही मौली प्रधान है, बल्कि यहाँ पे शंकर भगवान की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है। इस प्रकार ये हो गया बहुप्रिय समास। तो दोस्तों हमने देखा कि समास कितना सरल है और इसको समझना भी बहुत सरल है। एग्जाम में बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं तो जितने भी प्रश्न आएंगे समास से जुड़े आप उनको कर लेंगे।